Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं। केमिस्ट्री की क्लास जो है वो 124 क्लास है। ऑलरेडी हमने 123 क्लासेस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देखते हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली जो भी हम वीडियोस डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। एंड सेकेंडली अगर हम जो कोई वीडियोस डालते हैं वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके एलिमेंट्स पहले वाले सारे टॉपिक्स मैंने कवर अप कर लिए हैं। आज के क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने को मिले आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। सो स्टार्टिंग विद दोज एंड वी गोना डिस्कस योर ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एंड ट्रेंड्स इन their chemical properties, but in discussing the trends in physical properties there are many properties in the physical characteristics, so that we're going to discuss in this class only. Now moving on with the periodic trends and the properties of element. Here the first point we have is there are many observable patterns in the physical as well as in the chemical of elements, chemical properties of elements as we descended groups or move access to the period in the periodic table. तो पीरियड में चाहे हम लेफ्ट टू राइट मूव करें चाहे ग्रुप में डाउन अप टू डाउन मूव करें तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करते हैं। चाहे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओ चाहे फिर आप पीरियड के थ्रू लेफ्ट टू राइट मूव करो, यू कैन सी दैट द फिजिकल चेंज एज वेल एज द पीरियोडिक चेंज, physical change as well as chemical properties of an element, the change in the pattern they are following that we can see in the periodic table. फॉर एग्ज़ाम्पल विद इन अ पीरियड अगर आप मान लो पीरियड के मूव करते हो सो केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड्स टू बी हाई इन द ग्रुप 1 metals, lower in the element toward the middle of the table and increases the maximum in the group 17 non-metals. तो क्या होता है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियड के थ्रू तो क्या होता है जो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, जो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो आपकी जैसे आप ग्रुप 1 में होते हो तब तो वो हाई होता है, जैसे लाइक ग्रुप 1 जो कि लेफ्ट में रहता है पूरा, तो ग्रुप 1 में जो रहते हो तो उसमें आपका हाई रहता है। उसके बाद जैसे जैसे आप मिड तक पहुँचते हो और कि मिड तक पहुँचते हो तो वो लो हो जाता है एलिमेंट्स में, बट जैसे जैसे आप उसके बाद आप ग्रुप 17 तक पहुँचते हो लाइक वो हेलोजन्स में लास्ट ऑफ द नॉन मेटल्स में पहुँचते हो तो वहाँ पे वो इंक्रीज़ कर देता है। तो ये चेंजेस आपको, ये पैटर्न ऑफ चेंजेस आपको दिखता है कि जैसे ही आपने ग्रुप 1 से लेके ग्रुप आप मिड तक पहुँचते हो तो ये पहले तो ज़्यादा था फिर वो डिक्रीज़ होने लगता है, फिर उसके बाद जैसे ही आप मिडल से हाई पहुँचते हो तो वो डायरेक्टली इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब है पहले ग्राफ आपका लो गया एंड देन फिर अप हो गया। तो एक पैटर्न है जो कि आपको देखने को मिलता है अगर आप बात करते हो विद रेफरेंस टू द केमिकल रिएक्टिविटी। Now moving on with the next point, likewise within a group of representative metals, अब ग्रुप की बात करते हैं, पहले तो पीरियड्स की बात कर ली थी, अब ग्रुप की बात करते हैं। सो विद इन द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स से अल्कली मेटल जो कि हमारा अल्कली मेटल होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वेयर एज विद इन द ग्रुप ऑफ द नॉन मेटल्स सेइंग हेलोजन्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं अल्कली मेटल के, जो बिल्कुल लेफ्ट में आपका ये एक अल्कली मेटल्स होते हैं जो कि ग्रुप 1 है और एक के बीच में आपका ग्रुप 17 आ जाता है जो हैलोजन्स है। तो अल्कली मेटल के रेफरेंस में क्या होता है, जैसे जैसे आप ग्रुप वाइज डाउन में जाते हो तो क्या होता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ करती है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। बट यहाँ पे जैसे जैसे आप डाउन जाते हो तो जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। विद इन द ग्रुप की बात करते हैं तो ये एक पैटर्न आप देखने को आपको मिलता है। ओके, बात अगर करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है एक सर्टेन टाइम तक तो आपको इंक्रीज रहती है, डिक्रीज करते हुए दिखती है, फिर एक बीट में ही आपके फिर इंक्रीज करती है हैलोजन्स तक। तो ये पैटर्न आपको शो ये विजिबल होता है while you are going through, while you are studying the periodic table. Likewise, within a group representative as metals say as alkali metal, reactivity increases on the moving on down the group, whereas within the group of the non-metals they say halogens, reactivity decreases down the group. This is what I had explained you. Now moving on with the next that we have your trends and physical properties. क्या trends देखने को मिलते हैं आपके physical properties के reference में, that we gonna discuss. And here are the trends in the physical property that you can see.
Yes, this were the trends in the physical properties, and here you can see that the trends in physical property, there are many numerous. अब हम physical property के reference में बात करेंगे. There are many numerous physical properties of elements such as melting point, boiling point, heats of fusion and vaporization, energy of atomization, etc., which shows a periodic variation. तो basically अगर हम बात करते हैं physical properties के trends के बारे में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा numerous physical properties of elements को देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ फ्यूजन है, वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है, या फिर सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे आप मूव करते हो अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको बेसिकली जो हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रेफरेंसेस है. Next point that we have is for the trends in the physical property, trends with respect to atomic and ionic radii. अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी आपको देखने को बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस मिलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट यू हैव योर एटॉमिक, देन आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर किसी को नहीं पता है व्हाट इज एटॉमिक, व्हाट इज योर आयनिक रेडियाई, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन gain enthalpy and electronegativity, so I had discussed all these things, okay, in brief, so you can go through with that also. नाउ मूविंग ऑन विद एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई क्या है? देखो, एटॉमिक रेडियस जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसको हम क्या किस तरह से उसको मूव करते हैं, किस तरह से हम उसको उसके जो चेंजेस हैं वो उसको कंसिडर करते हैं, दैट यू गोना गो थ्रू विद दिस क्लास ओनली. सो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो द साइज ऑफ एन एटम, जो साइज होता है एटम का, दिस इज -1.2 एमस्ट्रॉन्ग, दैट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इन रेडियस. ओके, इन इज वेरी स्मॉल. ये क्योंकि बहुत जो साइज ऑफ एटम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी जो होती है वो बेसिकली बहुत छोटी होती है. सेकेंडली, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द atom does not have a sharp boundary, the determination of an atomic size cannot be precise. तो क्योंकि उसकी जो शार्पनेस नहीं होती है बाउंड्री की, तो इस वजह से वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है एक्चुअल एटॉमिक साइज क्या होता है. प्रिसाइसली तो हम लोग दे देते हैं, बट एग्जैक्टली क्या होता है दैट वी कांट डिटरमाइन अबाउट दैट. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव फॉर द एटॉमिक रेडियस. So with reference to the atomic radii, the distance between two atoms when they are bound together, जो distance होता है दो atom का, okay, दो atom है, उसका जो distance होता है, अगर वो bound है, for example they are bounded, okay, together by a single bond in a covalent molecules, or from this value the कोवेलेंट रेडियस. तो अगर कोई कोवेलेंट बॉन्डेड कनेक्टेड है तो उसका कोवेलेंट रेडियस होता है, दैट वी गॉट कंसिडर्ड अबाउट ऑफ द एटम, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड. फॉर एग्जांपल, द बॉन्ड डिस्टेंस इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल में जिसमें Cl और Cl आपका जो कम्युनिकेट करते हैं, सो इज़ 198 pm. तो अगर क्लोरीन एटम्स की बात करते हैं तो उनके बॉन्डिंग में 198 pm जो है वो उसका आपका मॉलिक्यूल का कोवेलेंट रेडियस है. एंड हाफ दिस डिस्टेंस 99, जो इसका हाफ अगर करते हैं तो उसको ऑब्वियसली 99 pm है, इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द क्लोरीन, क्योंकि पूरा जो डायमीटर है दोनों का एक जगह से दूसरी जगह तक वो आपका 198 pm है. बट जस्ट इसका हाफ, जस्ट लाइक अगर आपने पढ़ा होगा डायमीटर इज इक्वल्स रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो डायमीटर का जस्ट हाफ जो होगा वो 99, तो ये आपकी रेडियस होगी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज. और अगर डायमीटर की बात करते हैं तो 2r हो जाता है वो. Okay, so now moving on to the next point that we have is for metals, so we define the term metallic radius. अब कोवेलेंट बॉन्डिंग है, अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है तो उसे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, बट अगर वहीं पे वो मेटल्स हैं तो उसको हम मेटालिक रेडियस कहते हैं, उनकी रेडियस को, विच इज टेकन एज हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटालिक क्रिस्टल. मेटालिक क्रिस्टल में आप कैसे सेपरेट कर रहा है, वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है सेपरेट करता है मेटल्स को, मेटल कोर को, वो हम मेटालिक क्रिस्टल में उसी को हम मेटालिक रेडियस कहते हैं, कि मेटल्स में वो पाया जाता है, इस वजह से उसका नाम मेटालिक रेडियस होता है. वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, इसलिए उसे कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं. नाउ कमिंग टू द एटॉमिक रेडियस. अब ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज रिफर्ड टू बोथ कोवेलेंट एंड मेटालिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और अ मेटल. Atomic radii can be measured by X-ray or other spectroscopic method.
तो अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग रेडियस की बात कर ली हम लोग ने, मेटालिक रेडियस की बात कर ली, बट नाउ कमिंग टू द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस वो चीज़ है जिसमें कोवेलेंट रेडियस भी होता है एंड एज वेल एज द मेटालिक रेडियस। आपको वो एलिमेंट को चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, या वो नॉन मेटल है या फिर मेटल है। अकॉर्डिंग टू दैट उसको हम अगर हम एटॉमिक रेडियाई को चेक करना चाहें या मेजर करना चाहें, वी कैन मेजर दोज बाय द एक्स-रे और द spectroscopic method that we can use to measure your atomic radius of an element. Now moving on with the next point that we have is your the atomic size generally decrease across a period. जो atomic size होता है वो generally decrease करता है आपके period में, okay, as for the elements of the second. It is because within the period of the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charges that increases on an atomic number increases, resulting in the increased attractions of electron of the nucleus within the family or the vertical column of the period table. The atomic radius in the areas are regularly with the atomic number. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आप एटॉमिक जो साइज़ होता है वो आपका डिक्रीज़ करता है। लाइक पहले ग्रुप में अगर मान लो इतना बड़ा था तो ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप में थोड़ा सा छोटा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग while you're moving with the period from left to right or right to left. You can see the changes where it is found. Okay, and the second period is it is also within the period on the outer electron where the some valence shell of an effective nuclear charges increases according to the atomic number that increases, resulting in the increased attractions of electron in the nucleus with the family of the vertical column and the period table. The atomic radii is increases regularly in the atomic number. Oh, okay, now moving with the next point that we have is your the alkali, because all what we are discussing is about atomic radius only. ओके, सो फॉर एल्कली मेटल एंड हेलोजन, अल्कली मेटल की बात करते हैं तो दिस इज़ द ग्रुप 1, ओके। हेलोजन्स की बात करते हैं तो वो ग्रुप 17 है आपका। सो फॉर एल्कली मेटल एंड फॉर हेलोजन्स, ये आपका मेटल्स की कैटेगराइजेशन है और ये आपकी नॉन मेटल्स की कैटेगराइजेशन ग्रुप है। सो हियर इट इज़ द एल्कली मेटल्स एंड द हेलोजन्स as well as descended the group. The principal quantum number, this is denoted by the n, increases and the valence electrons are for their from the nucleus. This happens because the inner energy levels are filled with electrons which serve the shield of the enter electrons, okay, that outer electrons from the pull of the nucleus. Consequently the size of the atom increases as reflected in the atomic radii. Okay, these were the things that you can see with the difference between the alkali metal and the halogen also. Now moving with the next point that we have is, so here the atomic radii of a noble gases are not considered here being monoatomic. Their non-bonded radii values are very large. In fact, radii of the noble gases should be compared not with the covalent radii but with the van der Waals radii of the elements. So these were the things that you have to understand. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ एटॉमिक रेडियाई की, अगर नोबल गैसेस की बात करती हूँ तो अगर एटॉमिक रेडियाई जो होता है नोबल गैसेस का, अगर हम उसे कंसिडर नहीं भी करते हैं तो वो मोनो एटॉमिक होता है जिसमें हम नॉन बॉन्डेड रेडियाई जिसे कहते हैं। ओके, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू, जैसा कि मैंने बोला था कि उसकी एटॉमिक रेडियास की बहुत स्मॉल होती है, लाइक 198 pm जगह क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, तो या फिर उसका जो रेडियाई होता है वो 99 pm ही होता है। So that in fact that is the difference between the noble gases and the atomic elements that we have. Okay, the noble gas should be compared with the covalent radii. इनके covalent radii से compare होना चाहिए with having with the van der Waals radii of the element, क्योंकि इनके पास van der Waals radii होते हैं if I'm talking about your noble gases. So this is all what we have to discuss with reference to the atomic radii, with reference to the metals and non-metals, and as well as your noble gas. Now coming to the second point that we have for the ionic radius. Now we're going to discuss ionic radius. Okay, so here you can see that the ionic radius, with reference to the ionic radius, you can see some of the things. The removal of an electron of an atom results in the formation of a cation where the gain of an electron is to an anion. अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लूज़ करता है, ओके, अगर जैसे ही उसने लूज़ किया वो इलेक्ट्रॉन को, ओके, रिमूव किया, तो उसे हम कैटायन कहते हैं। अगर मान लो वो गेन करता है, लेता है कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एलिमेंट से, तो वो एनायन कहलाता है। इस चीज़ में बहुत सारे बच्चों को
कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कैटायन होता है कौन एनायन होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि जब आपका रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम से तब आपका वो कैटायन होता है, और अगर वो आपका गेन कर रहा है तो आपका एनायन होगा। ओके, so next point is the the ionic radii can be estimated by measuring the distance between the cation and anion in the ionization crystal। ionization crystal में आपको अब distance कितना है cation और anion के बीच में, आप उसको फाइंड आउट करके उसकी ionic radius निकाल सकते हो। In general, the ionic radii of an element exhibits the same trend in the atomic radii। ये जनरल की अगर बात करते हैं तो ionic radii जो एलिमेंट्स की होती है वो सेम ही ट्रेंड फॉलो करती है जो कि एटॉमिक रेडियाई का फॉलो किया जाता है। A cation is a smaller than its parent, क्योंकि cation की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला cation में रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन। अगर रिमूव हो जाता है तो ऑफकोर्स जो आपका cation होता है वो छोटा होगा उसके पैरेंट एटम से, बिकॉज इट हैज़ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है cation है तो ऑब्वियस सी बात है उसका न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, बट योर इलेक्ट्रॉन आर लेस, तो इसलिए उसका जो होता है वो आपका स्मॉलर ही रहेगा पैरेंट से। द साइज ऑफ एन एनायन, अब एनायन की बात करते हैं कैटायन में तो ऑब्वियस बात है छोटा होता है क्योंकि उसने लूज किया हुआ होता है, बट फॉर द केस ऑफ द साइज ऑफ एन एनायन विल बी द लार्जर, क्योंकि ये लार्जर होगा क्योंकि इसने ऑलरेडी गेन किया हुआ है ऑफ दैट ऑफ पैरेंट से। ये एनायन जो होता है वो बड़ा होता है और कैटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखने की ज़रूरत है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो ऑफकोर्स आपको वो सारी चीज़ें ऑलरेडी याद रहेगी, फिर उसके लिए रिमेंबरेंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑफ एन एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ एन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज रिपल्जन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो सिमिलर नहीं रहेगा बट इलेक्ट्रॉन्स में आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है इस वजह से उसका रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो बढ़ जाएगा। इस वजह से जो एनायन होता है उसका लार्जर होता है उसके पैरेंट से, और कैटायन जो होता है उसका स्मॉलर होता है उसके पैरेंट से। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज सम एटम्स एंड आयन्स व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं या कुछ ऐसे आयन्स भी होते हैं जो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, दैट वी कॉल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जो एनायंस एंड कैटायंस होते हैं जो अपने सिमिलर रखते हैं उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस have the same number of electron that is 10. Their radii would be the different because of their nuclear charge। तो बेसिकली न्यूक्लियस पे ज़्यादा होता है इस वजह से उसके लिए तो इनका साइज चेंज रहता है, बट अगर उनकी बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो ये सब की O2 माइनस की, F माइनस की, Na प्लस की और Mg2 प्लस की सबका जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक शेल में वो 10 ही है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव फॉर द आयनिक रेडियस। So here you can see that in the different nuclear charge, क्योंकि nuclear charge में change रहता है इस वजह से। The cation with the greater positive charge will have the smaller radius because of the greater attractions of electron to a nucleus। तो क्योंकि जो cation होता है उसके पास greater का positive charge, इसी वजह से वो अगर जितना ज़्यादा greater positive charge उसके पास होगा वो उतना ही radius smaller radius बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा greater आपका attraction of electrons होना है। एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, जो एनायन है अगर उसके पास ग्रेटर नेगेटिव चार्ज है विद हैव अ लार्जर रेडियस इन द केस द नेट रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद outweigh the nuclear charge and the anion will expand in size। तो फिर ऑब्वियस सी बात है एनायन जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा उसका एक्सपैंड करेगा ये जो साइज होगा। Now coming to the one question that we're going to solve here only. This is the important question, this is the NCERT question, so this is all important for your competition as well as for academics। Which of the following species will have the largest and the smallest size? आपको ही बताना है ये जो given elements है इसमें से किस species का आपका सबसे ज़्यादा largest है और कौन सा smallest है। तो Mg, Mg2 plus, Al, Al3 plus। ना इनमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, लेट्स सी। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। कैटायन आर स्मॉलर देन द पैरेंट, कैटायन जैसा कि मैंने बताया कैटायन जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं अपने पैरेंट से। अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं द वन विद द लार्जर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव द स्मॉलर रेडियस, तो जिसके पास पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो आपका स्मॉलेस्ट रेडियस होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। Hence the largest species, अब largest species क्योंकि पूछी गई थी और smallest species, तो largest species जो है वो आपका Mg है, ओके, एंड जो आपका smallest species है वो आपका Al3 प्लस है।
Okay, this is the answer. You can write it down. Now moving on with the graph that I gonna discuss in this class only, because it is also important for your further things for the future also. So here you can see that here it is the graph of between the atomic radius ppm and with atomic this is atomic number. जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अब फॉर द केस ऑफ ये हेलोजन्स की बात करते हैं, देखो फ्लोरीन पहले एटॉमिक नंबर जैसे ही बढ़ रहा था, ओके, तो एटॉमिक रेडियस थी पहले थी, फिर इसके बाद बढ़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, तो ये फ्लोरीन का है, ये आपका क्लोरीन का है, फिर ये ब्रोमीन का है और ये आयोडीन का है. ना कमिंग टू योर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम, सीजियम, तो ये इनकी बात करते हैं, तो ये धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, बट ये 150 से मार्जिन इंक्रीज का है और इनका 50 के अबव भी जस्ट इंक्रीज किया. तो ये ऑटोमेटिक इसके डिफरेंसेस हैं जो आप ग्राफ को जो ये वेरिएशंस है एटॉमिक रेडियस की, उनके एटॉमिक न्यूक्लियर जो कि अल्कली मेटल्स और हैलोजन्स के बीच में है. तो ये वाले जो आपके हैं ये अल्कली मेटल्स हैं and these were known as halogens. ओके, होपफुली यू गेट टू नो आयनिक. इसके बाद आयनिक रेडियाई के बाद भी हमारे पास एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सारी चीज़ें भी डिस्कस करने के लिए है, बट क्योंकि अगर मैं वो कराऊंगी इसी में तो आई थिंक ये 1 आवर से भी ज़्यादा की क्लास बन जाएगी, इसलिए आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप and give a suggestion on the comment box that all the remaining topics we will discuss in the next class. Thank you.